ये थर्ड ईयर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लाइमेट एंड ओरिजिन ऑफ मानसून। आज का टॉपिक क्लाइमेट एंड ओरिजिन ऑफ मानसून, ये आज का टॉपिक है। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी में अध्ययन किया था इंडिया मतलब भारत की स्थित विशेषताएं ये या उनके परिचय के बारे में। तो आज हम जान लेते हैं कि हमारे भारत में भारतीय मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, या जलवायु कैसे बनते हैं, या मौसम में कैसे परिवर्तन होते हैं, या मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और कहाँ से शुरुआत होती है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले जलवायु। भारत में जलवायु देखा जाता है कि जैसे जिस क्षेत्र में दीर्घकालीन के लिए मौसम देखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मौसम में प्रत्येक दिन चेंजेस देखने के लिए मिलता है, जबकि जलवायु में ऐसा नहीं है। जलवायु अगर देखा जाता है जहाँ का क्लाइमेट अत्यधिक मतलब निरंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे आप ठंड के महीनों में देखें, गर्मी के महीनों में देखें, बरसात के महीनों में देखें, तो कोई एक मौसम ऐसा होता है कि दीर्घकालीन के लिए देखा जाता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। अब जलवायु और मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है हमारे भारत में, तो इसे जानने से पहले हम देखेंगे कि किन महासागरों से हवाओं का चलना शुरू होते हैं, या देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि हमारे भारत में ये जो मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं ये किन कारणों के वजह से होते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब आप ज्योग्राफी का अध्ययन करें, भूगोल सब्जेक्ट को पढ़ें, तो अपने सामने मैप जरूर रखें। तो आप भारत का मैप को सामने रखते हुए हम देखेंगे कि भारत में कर्क रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, अक्षांश रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है, और मकर रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है। आप जब अध्ययन करने बैठें तो आपके सामने वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप जरूर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे भारत में जलवायु और मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। ये ग्लोब में जैसा कि हमने कहा कि पृथ्वी का अगर अध्ययन करना है हमें तो ग्लोब का हम सहारा ले सकते हैं। आप चाहें तो अपने सामने भारत का मानचित्र बना सकते हैं या सामने रख सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसा कि इसे हम भारत मानते हैं या इसको हम पृथ्वी के दृष्टि से ग्लोब मानते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले ग्लोब में अक्षांश रेखा कहाँ स्थित है। तो ग्लोब में जो ग्लोब है हमारी पृथ्वी है,
तो पृथ्वी में अगर जो रेखाएं बीचों बीच खींची गई है उसे हम अक्षांश रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। तो ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम इक्वेटर या अक्षांश रेखा कह सकते हैं। इक्वेटर या अक्षांश रेखा कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा या इक्वेटर लाइन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कह सकते हैं कर्क रेखा, वो हमारे पृथ्वी में या ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, क्योंकि यदि मानसून और जलवायु के बारे में अध्ययन करना है तो हमें इन रेखाओं के बारे में जानना अति आवश्यक है। जब तक हम अक्षांश रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा या ध्रुवीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या उपोष्ण क्षेत्र जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक ये हम टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसे जानने से पहले हमको ग्लोब का इन रेखाओं का जानना बहुत जरूरी है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 0 डिग्री ग्लोब में या पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई, जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब इसी तरह आते हैं साउथ पोल की ओर। साउथ पोल की ओर तो पृथ्वी पर या ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा खींची गई, उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो 3 रेखा है पृथ्वी पर खींची गई है या ग्लोब में खींचे गए हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे किस किस नाम से जाना जाता है। तो चाहे वो अक्षांश रेखा हो, विषुवत रेखा हो या 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो, ये सभी अक्षांश रेखा के नाम से जाने जाते हैं या इक्वेटर के नाम से जाने जाते हैं। अब ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा है या इक्वेटर है। अब कहा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है
उत्तर ध्रुव की ओर वह कौन सी रेखा है? वह कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कितने डिग्री अक्षांश रेखा पर खींची गई है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर खींची गई है। इसी तरह ये जो डिग्री है वो समान है, एक जैसे हैं। अंतर बस इतना है, जो कर्क रेखा है वो उत्तर ध्रुव की ओर और जो मकर रेखा है वो दक्षिण ध्रुव की ओर। तो कहा, अब ये हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी रेखा है पृथ्वी में, वह कौन सी रेखा है जो सबसे बड़ी रेखा है? तो कौन सी है सबसे बड़ी रेखा? अक्षांश रेखा ही। अब हम देखते हैं देशांतर रेखा को। तो ग्लोब में या पृथ्वी पर देशांतर रेखा नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट और मानसून की। तो जैसा कि इसके पहले हमने बताया था कि जो हमारा भारत देश है वो कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर, क्योंकि भारत के बीचों बीच से हो करके कर्क रेखा गुजरती है, या इसी को हम कह सकते हैं कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर और देशांतर रेखा से पूर्व गोलार्ध की ओर हमारा भारत देश स्थित है। इसीलिए कभी कभी ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भारत कहाँ पर स्थित है? विश्व में भारत कहाँ पर स्थित है? तो विश्व में भारत अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर और देशांतर रेखा से पूर्वी गोलार्ध की ओर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विश्व में भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध की ओर कर्क रेखा पर स्थित है। तो हम बात करते हैं जलवायु और मानसून की। तो हमारे भारत में किस प्रकार, मतलब ये जो जलवायु है और मानसून है वो कहाँ से उत्पत्ति होती, मतलब कहाँ से उत्पत्ति होती है इनकी, और किन हवाओं के कारण उत्पन्न होते हैं? तो जैसा कि हम कह सकते हैं मुख्य रूप से भारत में 3 ऋतुएं हैं। अब ये बात आती है, जब हम ऋतुओं की बात करते हैं तो ये भी जानना अति आवश्यक है कि पृथ्वी में वह क्या कारण है, वो कौन से कारण हैं जो यहाँ का क्लाइमेट या यहाँ का जो वेदर है वो वहाँ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किन कारणों से जो भारत के मानसून हैं वहाँ पर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण मौसम में परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो भारत में 3 प्रकार के ऋतुएं हैं। पहला आता है ग्रीष्म काल, वर्षा काल, फिर शीतकाल या शरद काल। अब देखते ये हैं कि जो पृथ्वी के 2 गति हैं, पृथ्वी के 2 गति हैं, कौन कौन से? पहला है घूर्णन गति या दैनिक गति, दूसरा है परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। तो पहले हम ये देखते हैं कि वो 3 ऋतु कौन कौन से हैं। पहला है भारत की ऋतुएं मुख्य रूप से 3 हैं। ग्रीष्म काल, और
वर्षा काल, तीसरा है शीतकाल या शरत काल। अब देखना हमें ये है कि भारत में कब ग्रीष्म काल आते हैं, वह क्या कारण हो सकते हैं। भारत में वर्षा काल कब आते हैं, मतलब किस महीने में आते हैं, इनके क्या कारण होते हैं, और शीतकाल कब आते हैं, इनके क्या कारण होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो ग्रीष्म काल है वो मार्च से शुरू हो जाता है, मार्च से मध्य जून तक। मध्य जून तक। फिर इसके बाद जो वर्षा काल है मध्य जून से अक्टूबर तक। मध्य जून से अक्टूबर तक। फिर जो शीतकाल है वो है नवंबर से फरवरी तक। नवंबर से फरवरी। तो सबसे पहले हम भारत की जो 3 ऋतुएं हैं मुख्य रूप से, पहला है ग्रीष्मकाल। ग्रीष्मकाल को हम यहाँ से देखते हैं, ग्लोब में अपने देखते हैं, अपने पृथ्वी पर देखते हैं कि वो क्या कारण है जो भारत में मार्च से जून तक गर्मी पड़ने लगती है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम अपने पृथ्वी की गति के बारे में, तो देखते हैं कि जो पृथ्वी की गति है वो 2 है। इससे पढ़ने से पहले हम पृथ्वी के गति के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के गतियां मुख्य रूप से 2 हैं। कौन कौन? एक है घूर्णन या परिक्रमण गति, दूसरा है परिभ्रमण गति। इसको हम कह सकते हैं रोटेशनल। ये होते हैं रोटेशनल और रेवोल्यूशनल। इसी को हम कहते हैं डेली मूवमेंट, मतलब प्रत्येक दिन जो गति करने का स्थिति है, पृथ्वी जो प्रत्येक दिन घूर्णन करती है, यानी प्रत्येक दिन सूर्य का चक्कर लगाती है, उसे हम डेली मूवमेंट भी कहते हैं। डेली मूवमेंट भी कहते हैं। तो देख सकते हैं जो पृथ्वी के गति है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर, जहां से सूर्य का निकलना होता है, यानी जहां से सूर्य उगता है वहां पे ध्रुव होता है, और जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि सूर्य अपने जगह पर स्थित है। सूर्य अपने जगह पर स्थित है। कहाँ पर? ध्रुव पर। किस दिशा की ओर? ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा की ओर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि सूर्य किस दिशा से
निकलता है। तो सूर्य किस दिशा से निकलता है? पूर्व दिशा से। अब जो हमारी पृथ्वी के घूर्णन गति का वजह, मतलब जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाती है, इसमें भी बहुत कंफ्यूज होता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन में से कोई पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पूर्व, तो ये कभी कभी हमको बहुत मिस्टेक करता है। तो हम ये देखते हैं कि सूर्य अपने जगह, मतलब अपने जगह पे वो स्थित है और इसके बाद वो जो पृथ्वी का जो गति है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो कितने समय में पूरा करती है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष का चक्कर लगाती है, मतलब पृथ्वी जब अपने जगह का चक्कर लगाती है तब कितने समय में पूरा कर लेती है, और जब पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है तब कितने समय में पूरा कर लेती है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी जब अपने अक्ष का परिक्रमा करती है या अपने स्थान का चक्कर लगाती है, वह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब हम मैप में देखते हैं कि यहाँ से पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, जो परिक्रमा करने की जो गति है वो शुरू हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जब अपने अक्ष का चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने समय में? 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसमें से 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात्रि, मतलब 12 घंटे दिन और 12 घंटे का रात्रि। तो देखिए ये भी दिन और रात होने का क्या कारण हो सकते हैं? तो क्या कारण हो सकते हैं कि पृथ्वी का जो अग्रभाग, मतलब जब पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा करती है, तो जब पृथ्वी अक्ष का परिक्रमा करती है मतलब सूर्य के तरफ मुंह करके, यानी जब पृथ्वी का घूर्णन गति सूर्य के तरफ से होती है तब वहाँ पे दिन होता है, और वही घूम करके अगर पृथ्वी की पीछे का भाग पड़ता है तब वहाँ रात्रि हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो अक्षांश रेखा है, कुल कितने अक्षांश रेखा हैं? 180 अक्षांश रेखा। 180 क्या है? अक्षांश रेखा है। 180 180। तो यहाँ से जब शुरू होता है तो जब पृथ्वी यहाँ तक के सामने, मतलब ये भाग, ये बीचों बीच जहाँ पर देशांतर रेखा पर जा करके सूर्य पृथ्वी का जो परिक्रमण करने का गति है, तो देशांतर रेखा तक ये अग्रभाग है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध में दिन किया होता है, और फिर इसके बाद अगर पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी का जो परिक्रमा करने की गति हो जाती है तब वहाँ पे रात्रि हो जाती है। तो पृथ्वी का अग्रभाग, जो पृथ्वी का घूर्णन करने का गति जो होती है वो सूर्य के तरफ अगर सामने है वहाँ पे दिन होता है, और जो पीछे का भाग यानी पश्चिमी गोलार्ध में होता है तब वहाँ पे रात्रि हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे में जो पृथ्वी की अपने अक्ष की परिक्रमा करती है वो एक चक्कर पूरा कर जाती है। इसी तरह जब पृथ्वी अपने अक्ष का परिक्रमा करने के साथ साथ जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब कितने समय में पूरा कर लेती है? 365 या 366 दिन। तो कह सकते हैं हम 365 या 366 दिन। तो 365 दिन में सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमा
कर लेती है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि पृथ्वी के जो पृथ्वी का घूर्णन गति या परिक्रमा गति या रोटेशनल करने का गति है या डेली मूवमेंट करने का जो गति है, पृथ्वी अपने अक्ष की परिक्रमा करती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जो परिभ्रमण गति है, रेवोल्यूशनल गति है, वो सूर्य के परिक्रमा करने के साथ साथ वो 365 दिन में पूरा कर लेती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रीष्म का भारत में जो ग्रीष्म काल है वो मार्च से मध्य जून तक, क्या कारण हो सकते हैं कि भारत में मार्च में ही गर्मी का आना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ से पृथ्वी का जो परिक्रमा करने, ये जो मौसम, जलवायु और ये जो ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं, ये सब पृथ्वी के गतियों के कारण और पृथ्वी जो हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है उसके कारण होती है। तो देखते हैं मार्च महीना, एक क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, गर्मी अपने भारत में क्यों गर्मी पड़ती है मार्च महीने से। तो हम देखते हैं कि जो हमारी विषुवत रेखा है या अक्षांश रेखा है या उष्णकटिबंधीय रेखा है, वहां पर देखते हैं कि 21 सितंबर और 23 सितंबर और 21 मार्च, ये कहाँ पे, विषुवत रेखा। तो 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश अक्षांश रेखा पर लंबवत चमकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 21 सितंबर और 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी की रोटेशनल गति करने के कारण है या रेवोल्यूशनल करने की जो गति है, परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति करने का जो मुख्य स्थान है, वह 23 सितंबर और 21 मार्च को अक्षांश रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात्रि होता है। फिर इसके बाद यहाँ से 21 मार्च से धीरे धीरे 21 मार्च से धीरे धीरे जो सूर्य का प्रकाश है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे करते करते जो सूर्य का प्रकाश है वह 21 जून यानी जो सूर्य का प्रकाश है अक्षांश रेखा से 21 मार्च से लेकर के धीरे 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 कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। मतलब जो उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ने लगता है, यानी गर्मियों के दिनों में जो सूर्य के प्रकाश है वो उत्तरायण की ओर होता है। इसलिए 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है और रात्रि छोटा होती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश लंबवत चमकता है, यानी वहां पर 13 घंटे का दिन हो जाता है और इसके बाद रात्रि छोटा हो जाता है। अब देखिए हमारा जो भारत देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है, इसीलिए जो 21 जून को यहाँ कर्क रेखा पर जब सूर्य का प्रकाश अत्यधिक पड़ता है, इसलिए हमारे भारत में गर्मी शुरू हो जाती है। तो मार्च से लेकर के मध्य जून तक यथावत यहाँ पे गर्मी पड़ने लगता है। उत्तर ध्रुव की ओर, मतलब क्योंकि यहाँ से ऊपर जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहाँ,
थोड़ा सा कम टेम्परेचर मिलता है, जबकि अपने भारत में अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है। इस स्थिति में जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत चमकने लगता है, तब मकर रेखा पर शीत मतलब ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है। अब इसके बाद 21 जून के बाद जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, फिर ये जो घूमने का जो गति है, इनकी जो परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति होता है, वो यहाँ पे आकर के समाप्त होने के साथ साथ फिर से 23 सितंबर को रात और दिन बराबर हो जाते हैं। कहाँ पे? अक्षांश रेखा पर। इसके बाद 23 सितंबर से इसके बाद 23 इसके बाद कौन सा ऋतु है? वर्षा का। अब देखिए यहाँ पे ये जो जून से लेकर के अक्टूबर तक, फिर इसके बाद देखते हैं कि हमारे भारत में जो वर्षा ऋतु है वो कैसे कैसे जलवायु बनते हैं और कैसे कैसे मौसम बनते हैं और किन सागर और महासागरों से इनकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए, आप अगर भारत के मैप में देखेंगे, यदि भारत का पूरा मैप बनाएंगे, जैसा कि हमारे यहाँ पे भारत है, हम सिर्फ ओनली भारत की बात करें तो भारत में मान लीजिए इसी को हम भारत मानते हैं, तो यहाँ पर होगा अरब सागर और यहाँ होता है बंगाल की खाड़ी। जैसे यहाँ पे अगर भारत का मैप बना होता है तो यहाँ अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो हमारे भारत का जो मानसून है वो दक्षिण और पश्चिम, ये जो भारत की मानसून है दक्षिण और पश्चिमी हवाओं के कारण कहाँ से ये उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होते हैं अरब सागर से। यहाँ से जो चलने वाले हवाएं होते हैं, यहाँ इधर अरब सागर से जो चलने वाले हवाएं होते हैं, जो दक्षिण और पश्चिम हवाएं होते हैं, वहां से मानसून का बनना शुरू हो जाता है। ये हवा यहाँ जा करके टकराते हैं और यही बारिश करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद देखते हैं ठंडी, यानी ठंडी मौसम या शीतकाल। तो ये मार्च से मध्य जून का कारण है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए हमारे भारत में गर्मी होता है। और इसके बाद वर्षा ऋतु, मतलब यहाँ से उठने वाले जो हवाएं होते हैं, हमारे भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण और पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। और कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अरब सागर से उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद है शीतकाल। शीतकाल नवंबर से शुरू होता है। कैसे? देखिए, अब यहाँ से 21 जून को सूर्य का प्रकाश सबसे बड़ा मतलब सबसे लंबवत होता है और धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश तिरछी होने के साथ साथ फिर से 23 सितंबर को अक्षांश रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। फिर 23 सितंबर से ही देखिए दिन बड़ा है और रात छोटा होने के कारण, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तब यहाँ पे कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन और रात छोटे होते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ भारत में देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद 23 सितंबर को पुनः एक बार अक्षांश रेखा पर रात और दिन बराबर होते, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होते हैं। इसके बाद क्रमशः जो सूर्य का प्रकाश है वो दक्षिण ध्रुव की ओर होने लगता है, यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो निरंतर दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ता जाता है, यानी मकर रेखा तक सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है। फिर यहाँ पे आ करके 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है
और इसके बाद रात छोटे होते हैं। इसलिए क्रमशः देखा जाता है कि 22 दिसंबर के बाद से, मतलब 23 सितंबर के बाद से ही क्रमशः 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 ये जो हमारा जो दिन और रात्रि हैं, तो ये देखने के लिए मिलते हैं कि ठंड के महीने में या शीत के महीने में दक्षिण ध्रुव की ओर यानी मकर रेखा की ओर अगर सूर्य का प्रकाश होते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा की ओर लंबवत होते हैं, तब हमारे भारत में यानी ठंड के महीने में या शीत के महीने में क्रमशः दिन छोटे और रात बड़े होते हैं, और गर्मी के दिनों में दिन बड़े और रात छोटे होते हैं। तो जब मकर रेखा की ओर ये जो सूर्य का प्रकाश है धीरे धीरे 23 सितंबर के बाद से बढ़ने लगता है, तब आकर के मकर रेखा में गर्मी का महीना हो जाता है और हमारे भारत में ठंड का महीना। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये जो हमारे भारत में मौसम ऋतुएं होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। कौन कौन? ग्रीष्म काल, वर्षा काल, शीतकाल। जो ग्रीष्म काल है वो मार्च से मध्य जून तक, वर्षा काल है वो मध्य जून से अक्टूबर तक, और शीतकाल वो जो ठंड काल है वो नवंबर से फरवरी तक। जिसमें से ये जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं हमारे भारत में 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 3 जो ऋतुएं होते हैं वो किनके कारण होते हैं? तो पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण करने के, गति करने के कारण होते हैं। हमारे पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 3 सबसे बड़ी रेखाएं होती हैं। कौन कौन? सबसे बड़ी रेखा अक्षांश रेखा, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके बाद उत्तर ध्रुव की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाता है, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सबसे तेज चमकता है, यानी लंबवत चमकता है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़े दिन होते हैं, मतलब जो 13 घंटे का दिन होता है और इसके बाद रात छोटे होने लगते हैं। और अक्षांश रेखा पर 23 सितंबर 21 मार्च को रात और दिन बराबर होते हैं, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे सूर्य का जो प्रकाश है वो तेज चमकता है। तो हम ये कह सकते हैं, अब बात करते हैं पोल मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों की। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सीमित होते हैं, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा की ओर होती है तब यहाँ पे गर्म पड़ती है, और ये दक्षिण ध्रुव की ओर मकर रेखा पर ठंड का मौसम हो जाती है। और अगर सूर्य का जो सूर्य जो उत्तरायण की ओर होते हैं तब हमारे भारत में गर्मी पड़ने लगता है, और जब सूर्य का प्रकाश दक्षिण ध्रुव की ओर यानी मकर रेखा पर होता है तब हमारे भारत में ठंड का महीना हो जाता है। तो हम ये जो मौसम और मानसून की उत्पत्ति था वो भी हमने डिस्कस किया कि ये जो दक्षिण और पश्चिमी मानसून है वो अरब सागर से उत्पन्न होते हैं, और अरब सागर से उत्पन्न होने वाले हवाएं जो हैं हमारे भारत में वर्षा कराते हैं। तो हम इसके बाद ऋतुओं का अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्षण। हमारे भारत में वर्षा कैसे कैसे होते हैं, किन वजहों से होते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मेरा ऐसा मानना है कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, नेक्स्ट दिन चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।